पंजाब और उत्तराखंड की एक सीट पर उपचुनाव हुए हैं। वोटिंग ट्रेंड्स किस तरह से रहे और उसके बाद जो एग्जिट पोल आए हैं, ये जो एग्जिट पोल है ये क्या संकेत दे रहे हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ राजू मिश्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश से शशि भूषण हैं, वरिष्ठ पत्रकार झारखंड से, सुरेंद्र पाल हैं, वरिष्ठ पत्रकार पंजाब से, और हेमंत जोशी हैं महाराष्ट्र से। इन सब की नज़र से वहाँ का सूरत हाल समझेंगे। हालांकि एग्जिट पोल की बात करूँ तो महाराष्ट्र के 288 सीट पर जो एग्जिट पोल आए हैं वहाँ अभी तक बाकियों की अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सीधा रुख करेंगे हेमंत जी के पास। हेमंत जी, महाराष्ट्र की बात करूं तो कौन से अहम मुद्दे जो छाए रहे और एग्जिट पोल से जो संकेत मिल रहे हैं उनको आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज जो एग्जिट पोल आप लोग बता रहे हैं, ये मैं 2 महीने से लगातार बोल रहा हूं, लिख रहा हूं कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आना फिर से तय है, और वही आज एग्जिट पोल बता रहा है। क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं दिन रात किसी मीडिया का क्या बताते हैं, कोई चैनल वाले क्या बताते हैं, उसकी तरफ मैं ध्यान नहीं दे रहा था। तो तालुका लेवल पे हमारे यहाँ जो छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स है, जो उनके पत्रकार होते हैं, बाद में हमारे महाराष्ट्र में हर जिले में, हर तालुके में, मुंबई शहर में, पुणे में, यानी सभी जगह व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुप्स है। ये व्हाट्सएप के ग्रुप्स और ये जो छोटे छोटे चैनल्स है और छोटे न्यूज़पेपर्स है, इनके साथ मैं लगातार बात कर रहा था, उनके कांटेक्ट में था, वो पढ़ रहा था। और उसके बावजूद जैसे दिवाली खत्म हुई उस दिन से मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम रहा था, और मेरे ध्यान में आया था कि महाराष्ट्र में ये जो 2 सुपरस्टार थे, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों के वजह से इनको अच्छे वोटिंग मिलने वाले हैं और फिर से महायुति आना तय है। उनके साथ बाद में नितिन गडकरी जी मिले और वो भी उनके साथ प्रचार और प्रसार पूरे महाराष्ट्र में कर रहे थे, और ये तीनों का इफेक्ट बहुत अच्छा रहा। हालांकि सबसे आश्चर्य की बात यह है कि महाराष्ट्र के बाहर के कोई भी लीडर्स, इवन दिल्ली के भी बड़े लीडर्स, उनकी महायुति के लिए कोई भी कैंपेनिंग की जरूरत पड़ी नहीं है। ठीक है, थोड़े फार कहीं जगह भाषण हुए होंगे, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं थी। तो कौन सा फैक्टर, हेमंत जी, तो कौन सा फैक्टर ज्यादा अहम काम किया? आपने कहा कि महायुति के लिए तो एकनाथ शिंदे और फडणवीस की जोड़ी ने काफी कमाल किया, लेकिन कुछ फैक्टर्स भी रहे होंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ग्राउंड पे काम आपने किया। बिटकॉइन, कैश कांड जैसे मुद्दे भी अभी हाल ही में दोबारा से हमने गरमाते हुए देखे। क्या कहेंगे, कौन सा मेन फैक्टर काम किया? सबसे पहले बात की 2 मुद्दों पे कि ये 45 इयर्स मुझे जर्नलिज्म में हो गए, मैंने आज तक देखा कि मैनिफेस्टो अलग अलग पक्ष के होते हैं, या पूरे 5 साल ये जो मंत्रिमंडल होता है वो अलग अलग प्रोमिसेस करता है, लेकिन कोई भी काम कंप्लीट होता नहीं है। महायुति का मैंने एक स्टाइल देखा कि ये देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ जी शिंदे हो, वो जो बोलते थे वो करके बताते थे, यानी करके पूरा छोड़ते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि बाद में क्या हुआ कि अजीत पवार उनके साथ जुड़ गए, वो भी आ गए सत्ता में। अजीत पवार की खासियत ऐसी है कि वो जल्दी कोई पॉजिटिव डिसीजन जल्दी से लेते नहीं, वो सोचते हैं, इसका मतलब वो निगेटिव है ऐसा नहीं है, लेकिन वो पूरा सोच समझ के ये देते हैं। लेकिन जो जो पॉइंट्स या जो जो मुद्दे विकास के लिए या जो निर्णय फडणवीस और एकनाथ शिंदे लेते थे, वो निर्णय में अजीत पवार ने कोई भी बाधा डाली नहीं, इसलिए ये काम कोई बिना रुकावट पटापट होते रहे। उनका हर जो डेवलपमेंट था, वो जो बोलते थे वो करके बताते। तो आपकी बातों से मैं ये समझ पा रही हूँ कि जो डेवलपमेंट के काम हुए, क्या वो पैरामीटर सेट कर गए, या फिर जो अभी मैनिफेस्टो में लाडो योजना को लेकर कुछ वायदे किए गए हैं वो भी एक फैक्टर रहा? नहीं, अभी तो पूरे गवर्नमेंट जनता को मालूम है कि ये जो बोलते हैं वो करते हैं।
ओके। तो मैनिफेस्टो बहुत ज्यादा काम कर गया ऐसा नहीं है, क्योंकि 2014 से ये लोग देख रहे थे कि फडणवीस जो बोलते हैं वो करके बताते हैं। और बाद में 2.5 साल जो महाआघाड़ी की सरकार थी, और उस समय जो लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया कि ये खाली बोलते हैं करते कुछ नहीं है, फिर उसके बाद महायुति का गवर्नमेंट आया, और फिर से वही कि फडणवीस या शिंदे या महायुति सरकार जो बोलते थे, जो डिसीजन लेते थे, वो पूरे करते थे। और दूसरा इंपॉर्टेंट और बात ऐसा है कि लोग हिंदुत्व के साथ बहुत इमोशनली जुड़ गए, और इसलिए महाराष्ट्र में विधानसभा में वोटिंग अच्छा हुआ। फिर भी मुझे अंदाज था कि 65% ऑल ओवर वोटिंग होगा, 5% कहीं कम है। और मुझे लोगों के साथ जब जब बातें करता था तो वो मेरे ध्यान में आता था कि ये सब महायुति के बाजू में सब वोटिंग होने वाला है, इसलिए मैं 2 महीने से बोल रहा था कि महायुति की गवर्नमेंट आने वाली है। और जी। बहुत सारे गंदे प्रयोग महायुति पे किए गए, लेकिन जो लोग आंदोलन, जैसे मराठा आंदोलन था, तो मनोज जरांगे के भी ध्यान में आ गया कि जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, और उन्होंने भी फिर बैलेंस भूमिका ले लिया। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने एक ही बात बोलता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कोई भी स्टेट में जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कर्मचारी जो होते हैं ना, उनका कैंपेनिंग, उनका विस्परिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 100% महाराष्ट्र गवर्नमेंट में काम करने वाले ऑफिसर, चाहे वो कौन से भी विचारों के या जाति के हो, वो महायुति के बारे में अच्छा कैंपेनिंग कर रहे थे, और वो लाइक अ लीडर काम करते हैं, और उनका जो कैंपेनिंग है या उनका जो पॉजिटिव जो भूमिका थी, वो बहुत अच्छा काम कर गई। ठीक है, और आपसे समझेंगे हेमंत जी आगे जिस तरह से हम चर्चा करेंगे कि आखिर फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है वो जो चौथे नंबर पर जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस को यहाँ थोड़ा फायदा जरूर ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, तो क्या इनको एक बड़ा सेटबैक लगा है, या फिर शरद पवार की ये एक सोची समझी रणनीति थी कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो कहीं बिल्कुल लुप्त हो जाए, वो तो ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट हो जाए, इससे आगे के समीकरण क्या होंगे, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगी। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र 288 सीटों पर जो अभी तक ओपिनियन पोल के नजरिए आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं महायुति को बीजेपी प्लस अलायंस को मेजॉरिटी मिलती हुई दिख रही है। मैट्रिस 150 to 170 दे रहा है, चाणक्य 152 से 160, पोल डायरी का जो ओपिनियन पोल है वो 122 से 186। अब रुख करेंगे हम सुरेंद्र पाल जी का। पंजाब की भी कुछ सीटों पर आज उपचुनाव हुए हैं। सुरेंद्र पाल जी, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र पाल जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? क्या जी, मैम आ रही है जी। चारों सीटों पर अभी शाम 5:30 बजे तक के जो मेरे पास डेटा आया है, उसमें गिद्दड़बाहा में सबसे ज्यादा 78% मतदान हुआ है। ये जो 4 सीटों पर मतदान हुआ है, उपचुनाव आप जो देख रहे हैं, किस तरह के समीकरण बनते हुए सुरेंद्र पाल जी आप देख रहे हैं? देखिए मैडम, ये है कि पंजाब में एक बहुत जो है इतिहास रहा है कि यहाँ पे जब भी उपचुनाव होते हैं तो सत्ताधारी दल जो है उसको हमेशा फायदा होता है जी। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो पंजाब में पिछले भी 3, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार में देखें तो 3 उपचुनाव हुए हैं। एक तो लोकसभा में जहां से भगवंत मान खुद रिप्रेजेंट करते थे वहां पे तो सिमरनजीत सिंह मान जीते थे लोकसभा, लेकिन उसके बाद जो जालंधर में उपचुनाव हुए, चौधरी संतोष सिंह भारत जोड़ो यात्रा में उनका स्वर्गवास हो गया था, उनकी जगह पे उपचुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी ने वो सीट जीती। बाद में जालंधर वेस्ट से उपचुनाव हुए, फिर आम आदमी पार्टी ने जीती। हाँ। अगर चुनाव, पिछले उपचुनाव को मैं एनालिसिस भी करूं तो 8 बार जो है वो रूलिंग पार्टी हमेशा जीतती आई है, और इस बार ये जो चारों चुनाव है ये जो है एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में बड़ी नेक टू नेक फाइट गई है, क्योंकि भाजपा जो है अभी वो वहां पे पूरा रोल प्ले नहीं कर है जितना उनको पंजाब के रूरल सेक्टर में जाना था, क्योंकि फार्मर्स इशू चल रहा है, चंडीगढ़ का इशू है, ऐसे कई इश्यूज चल रहे हैं जो पंजाब में जो है कन्फ्लिक्ट हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। तो कहीं ना कहीं अभी भाजपा की तरफ से जो हवा बननी चाहिए थी वो नहीं बन पाई है। अकाली दल तो पूरी तरह मैदान से पहले ही हट चुका था, बाइकआउट कर गया था, चुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे नहीं थे। लिहाजा जो कैंडिडेट उतरे हैं वो या तो कांग्रेस के थे
तो या आम आदमी पार्टी के थे, जिनके बीच में कांटे की टक्कर हुई है। हाँ। तो अगर मैं कहूँ तो फिर भी जो है कांग्रेस 1-2 सीट पे लीड कर रही है, 2 पे आम आदमी पार्टी भी जो है आगे की तरफ चल रही है, जो अभी तक शाम तक था। हो सकता है कि एक आध सीट ऊपर नीचे इनकी हो जाए, लेकिन यह है कि कांग्रेस अपनी प्रेजेंस सूबे में बनाने में कामयाब हो रही है और वोट परसेंटेज भी जो है मिल रहा है। इससे जो लग रहा है, क्योंकि जो 4 सीटें थी उसमें 2 सीट तो इतनी इंपॉर्टेंट थी, उसमें एक सीट पे जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है अमरिंदर राजा वड़िंग, उनकी धर्म पत्नी जो अमृता वड़िंग वो चुनाव मैदान में थी, लिहाजा उसके ऊपर पूरी ताकत झोंकी गई है गिद्दड़बाहा में। वहीं पे मनप्रीत बादल जो चुनाव लड़ रहे एंड थे, गिद्दड़बाहा में ही सबसे ज्यादा वोटिंग होती हुई दिख रही है। 78% वोटिंग हुई है जी 5 बजे तक हो गई है, लेटेस्ट 79 पॉइंट समथिंग हो गई थी। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे जो है स्टेट प्रेसिडेंट जो अमरिंदर राजा वड़िंग उनकी पत्नी लड़ रही थी, इसलिए वो बहुत जबरदस्त सीट पे गहमागामी हुई है। बादल परिवार की तरफ से भी अपनी ताकत झोंकी गई है, भाजपा की तरफ से मनप्रीत बादल चुनाव मैदान में थे, वहीं जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पूरी ताकत उस सीट पे लगाई गई है कि किसी तरीके कांग्रेस प्रेसिडेंट की जड़ें हिलाई जाए, सूबे में कांग्रेस की जड़ें हिलें। और वहां पे उन्होंने अकाली दल के एक उम्मीदवार थे डिम्पी ढिल्लों, उनको अकाली दल से रिजाइन करा के आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ाया, क्योंकि उनको पता था अकाली दल मैदान में नहीं आ रहा है तो इसकी जो पुराना इसका कैडर वोट है अकाली दल का, उसको सेंधमारी करने में डिम्पी ढिल्लों कामयाब हो जाएंगे जी। तो इसके जो फाइट जो हुई है वहां पे दिखने में आ रहा है, जो लास्ट एनालिसिस है कि आम आदमी पार्टी और में जो कांग्रेस में है वो बड़ी कांटे की टक्कर हुई है, और इसमें इसीलिए वोट परसेंटेज 80% के आसपास, 80% के आसपास पहुंच गया। और दूसरी सबसे बड़ी जिसपे भी वोटिंग उस पर भी ज्यादा हुई है वो डेरा बाबा नानक की सीट है। वो एक पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ इलाका है जी। सुखजिंदर सिंह रंधावा की धर्मपत्नी जतिंदर कौर चुनाव मैदान में थी। सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, लिहाजा बड़ा चेहरा है। उनके पिता संतोख सिंह रंधावा जो है प्रदेश कांग्रेस के प्रधान भी रह चुके हैं, और संतोख सिंह रंधावा के जो बेटे हैं अभी सुखजिंदर रंधावा, वो मेंबर पार्लियामेंट चुने गए थे, लिहाजा वो सीट तो आपको लगता है कि इन सारी सीटों पर कांटे की टक्कर, चारों सीटों पर कांटे की टक्कर रही है? के ऊपर तो कांग्रेस की जो बढ़त भी दिख रही है डेरा बाबा नानक में, और इसमें कांग्रेस थोड़ा अपर हैंड पे है, क्योंकि गिद्दड़बाहा में एक और मैडम फैक्टर काम कर रहा है जो मेरे को देखने को मिला आज, कि वहां पे अमृता राजा वड़िंग जो है एकमात्र महिला थी, बाकी पुरुष कैंडिडेट थे। जो भी महिलाओं का 50% वोट होता है तो महिलाओं में एक सॉफ्ट कॉर्नर भी बनता है कि ये महिला खड़ी हुई है, इसकी तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अमरिंदर राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग की एक खासियत है, वो बड़ी सादगी जीवन जीती हैं, बड़ी पॉजिटिव महिला है। लेकिन उसके साथ परिवारवाद की भी बात थी, पहले हस्बैंड और अब वाइफ को मैदान में उतार दिया गया था क्योंकि वो सांसद बन गए तो ये सीट खाली हुई थी। तो वो भी सवाल जरूर खड़े हो रहे थे कि क्या कांग्रेस के वर्कर्स के बीच में कोई कैपेबल कैंडिडेट ही कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, तो क्या नहीं, ऐसे है कि परिवारवाद का मुद्दा इतना नहीं चला, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो चब्बेवाल में चुनाव मैदान में उतारे गए हैं वो वहां से सांसद राजकुमार चब्बेवाल के बेटे ईशांत चब्बेवाल थे। राइट। परिवारवाद तो वहां पे आम आदमी पार्टी तो उस पर खड़ी नहीं हो सकती थी कि परिवार बात को उठाए, उनको खुद वो उस पर बैकफुट पे चले जाते। परिवारवाद की बात चलती तो मनप्रीत बादल भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो भी बादल परिवार के। वैसे तो सारे ही परेशान हो जाते हैं परिवारवाद की बात, लेकिन तो लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी बात कर रही हूँ जी। सुरेंद्र पाल जी आपके पास और फिर से आऊंगे, एक बार सभी को चर्चा में शामिल करके हम समझ लें कि वहां पर किस तरह का माहौल रहा है। राजू मिश्र जी, यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, काफी गहमा गहमी भी आज कुछ जगह पर देखी गई। राजू मिश्र, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राजू मिश्र जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है, बढ़िया आ रही है। जी जी जी। तो राजू जी, 9 सीटों पर जो आज वोटिंग हुई है, किस तरह से देख रहे हैं आप वहां पर माहौल को? 9 जगह उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन माना ये जाता है कि जहाँ जहाँ उपचुनाव होते हैं वो सत्तारूढ़ पक्ष में के पास ही नतीजे जाते हैं। लेकिन अब की बार चुनाव आयोग के स्पष्ट निर्देश के बावजूद जिस तरह से पहचान पत्र दिखाने को लेकर पुलिस ने सक्रियता दिखाई है, उसको लेकर कई जगह वितंडावाद हुआ है। जैसे सहारनपुर की एक सीट पर जी मीरापुर में वहाँ एक दरोगा जी ने
पिस्टल लेकर के महिलाओं को दौड़ा लिया और नाकेबंदी कर दी कि वोट डालने नहीं जाएंगी। जी उसका वीडियो बहुत वायरल है। हाँ, और कुछ पुलिस कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे उसका कार्रवाई भी हुई है, ऐसा सुनने में आ रहा हाँ, लगभग 8 पर हुई है। चुनाव आयोग ने उसका नोटिस लिया है। है। हाँ अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को इस बात का फरमान दे दिया है कि जहां जहां कहीं भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो उसका वीडियो बना के वायरल करें। तो समझा जा रहा है कि उसी के तहत ही चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया और कार्रवाई की है। और नेट फाइट है सब जगह। शीशामऊ का कानपुर की सीट है, हाँ वहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला है और बहुत कांटे की टक्कर है। हिंदुत्व का पलड़ा भारी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पीडीए भी अपना असर दिखा रहा है सभी सीटों पर। जी इसी तरह अंबेडकर नगर में कटहरी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहा है। वहाँ जो सांसद हैं लालजी वर्मा, समाजवादी पार्टी के, जी उनकी श्रीमती जी चुनाव लड़ रही हैं। वहाँ भी पुलिस पर इस तरह के कई आरोप लगे हैं कि उन्होंने लोगों को परेशान किया, मतदाताओं को वोट डालने से रोका, पहचान पत्र मांगे। एक जगह का वीडियो आया है कि वहाँ पर भाजपा के लोगों ने वोटिंग भी जबरदस्ती की। हाँ लेकिन क्या नतीजा, एक उल्लेखनीय बात यह है इसमें कि बसपा अब की बार सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ये वही बसपा है जो उपचुनावों को का पूरी तरह से बहिष्कार करती रही है, कभी भी चुनाव नहीं लड़ती थी। ये तो अपनी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश एक इसको देख सकते हैं। निसंदेह हाँ बसपा जो है अपने गट्टे जनाधार और जमीन तलाशने के जुगत में हाँ ये 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन आप पलड़ा किसका भारी देख रहे हैं? क्योंकि कई लोगों की साख भी दांव पर लगी है। निश्चित रूप से इसमें पलड़ा तो सत्तारूढ़ पार्टी का ही भारी है। ओके। लेकिन नेट टू नेट लड़ाई में जहां मैनपुरी, शीशामऊ, वेस्ट यूपी सीटें, तो कुछ सीटों पे कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निसंदेह। राइट। चलिए शशि भूषण जी के पास चलते हैं। झारखंड में शशि जी किस तरह से आप देख रहे हैं? हेमंत सोरेन अपनी सरकार बचाने में कामयाब होंगे या फिर बदलाव होता हुआ दिख रहा है आपको वहां? देखिए, झारखंड का जो माहौल है, जिस तरीके से कहे 2 चरणों में यहाँ पर चुनाव हुआ। इससे पहले 43 सीटों पर पहले 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी और आज 38 सीटों पर वोटिंग हुई है। और झारखंड में काफी दिलचस्प रहा है। केवल एक मुद्दा नहीं, हालांकि बीजेपी के तरफ से सबसे बड़ा मुद्दा आपने देखा डेमोग्राफी चेंज, जो बांग्लादेशी घुसपैठी है, उसको मुद्दा बनाया गया था और इसी मुद्दे पर एक तरह से यूनाइट करने के लिए अपने वोटरों को कोशिश किया गया था। लेकिन जो विपक्ष था, जो हेमंत सोरेन की सरकार थी जिसकी अगुवाई वो कर रहे थे, वो लगातार जी शशि जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? शशि भूषण जी आपको आवाज आ रही है? चलिए शशि भूषण जी से चर्चा हम जारी रखेंगे। दंगल में बात कर रहे हैं चुनाव की। क्या बीजेपी इन चुनाव में बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है? फिलहाल संकेत तो यही मिल रहे हैं जिस तरह से एग्जिट पोल के रुझान आ रहे हैं। सीधा रुख करेंगे शशि भूषण जी का, उनसे हम बात कर रहे थे झारखंड की मौजूदा स्थिति को लेकर हम समझने की कोशिश कर रहे थे। शशि जी, अभी तक जो एग्जिट पोल दिखा रहा है मैट्रिक्स, उसमें भाजपा को 42 to 47 और जेएमएम को 25 से 30 और अदर्स को 1 से 4। चाणक्य का जो ओपिनियन एग्जिट पोल है वो 45 से 50 बीजेपी, जेएमएम को 35 से 38 और अदर्स को 3 से 5। और एक्सिस माई इंडिया का बीजेपी 25 और जेएमएम को 53 और अदर्स को 3। एक्सिस माई इंडिया ही जेएमएम को 53 दिखा रहा है। आपकी नजर क्या कहती है? देखिए, झारखंड एक बड़ा ही संवेदनशील प्रदेश है और यहाँ पर कोई एक मुद्दा नहीं चलता है। जिससे बीजेपी लगातार यहाँ डेमोग्राफी चेंज की बात कर रही थी, लेकिन डेमोग्राफी चेंज से मतलब ऐसा नहीं कि एक मुद्दे से जो है पूरा चुनाव को पासा पलटा जाए। यहाँ पर एक तरफ
जो सत्ता पक्ष है, मैंने जैसे कहा कि वो अपनी योजनाओं को लड़ रहा था कि उन्होंने चुनाव से पहले बिजली बिल माफी कर दिया था। उन्होंने 1,000 रुपया जो मैया योजना शुरू किया था वो अब तक 4 किस्त महिलाओं को उन्होंने दे दिया है। और इसका आप देखिएगा कि इस चुनाव परिणाम में शहरी इलाके में जहां 50% वोट हुए हैं, वहीं आपको ग्रामीण इलाके में आपके 70, 75 और 80% तक मतदान हुए हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये कहा जा रहा है कि क्या ये सत्ता पक्ष के लिए जो मैया योजना है उसका इम्पैक्ट है, इसलिए कि ये ट्राइबल स्टेट है और अलग अलग यहाँ 4 हिस्सों में जिसे स्टेट को बांटा गया है। आप देखिए कि यहाँ पर कोयलांचल में आज हुआ, छोटा नागपुर, आपके कोल्हान और जो है ये अलग अलग जो है, और संथाल जो जेएमएम का गढ़ रहा है। तो इस बार जो है 38 सीटों को आज वोटिंग हुई है, 43 की पहले हुई है। लेकिन सत्ता पक्ष अपने काम को लेकर उसको विश्वास है कि जो हमने मैया योजना शुरू किया है, जिससे डायरेक्ट हमने बेनिफिट महिलाओं को दिया है, जो बिजली बिल माफी हमने किया है चुनाव से पहले, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए उन्होंने कई तरह की घोषणाएं उन्होंने कर दी है, बेनिफिट दे दिया, तो उनको भरोसा है कि इसके वजह से वो वापस लौट रहे हैं। और दूसरी बात, एग्जिट पोल और की हम बात करें तो इस बार के जो वोटर हैं वो उस तरीके से बात आपके नहीं कर रहे थे, एक तरह से लोगों को गुमराह कर रहे थे। जब हम लोग भी ग्राउंड में ओपिनियन पोल लोगों से ले रहे थे कि माहौल क्या है, तो पब्लिक बल्कि वही बातें कह रही थी जो मतलब एक तरह से हकीकत वो नहीं बता पा रही थी, केवल हमें खुश करने या हमें गुमराह एक तरीके से कर रही थी। तो वोटर आजकल स्मार्ट हो रहा है और आप देखेंगे तमाम इससे पीछे कई चुनाव जो हैं जिसमें एग्जिट पोल फेल किए हैं, तो ये कहना झारखंड में एक तरफा एकदम कहीं भी लड़ाई नहीं दिखी। हर सीट लग रहा है कि कांटे की टक्कर है। दोनों आपके महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हो एनडीए के हैं, दोनों तरफ से हर सीट पर एक लड़ाई दिलचस्प रही है। और इसलिए आप केवल जो एग्जिट पोल जैसे बाकी जगहों पर चले हिंदुत्व का मुद्दा है उसके सहारे जो है ये हो जाएगा, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं है। यहाँ आप मान चलिए कि ट्राइबल ए है और उनका एक तरीके से संपैथी जो है वो तीर धनुष के साथ जो जेएमएम का है वो जुड़ा हुआ है, तो बड़ा यहाँ पर मुश्किल है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कांटे की टक्कर दिख रही है, वो तो एग्जिट पोल जिस तरह से नंबर संकेत कर रहे हैं वहां पर भी दिख रहा है। यूपी की एक बार दोबारा से बात करूं, उसके बाद हेमंत जी के पास चलेंगे। महाराष्ट्र जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, हरियाणा और जेएंडके के चुनाव के बाद सबकी निगाहें महाराष्ट्र, क्योंकि बड़ी स्टेट है तो डेफिनेटली उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे जो आएंगे वो आगे की राजनीति किस तरह से तय करेंगे। लेकिन राजू मिश्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैट्रिक्स का जो ओपिनियन पोल आया है उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का जहां उपचुनाव हुए हैं और आज वोटिंग हुई है, इसमें बीजेपी को 7 और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें बताई जा रही हैं। आपकी नजर में कितना सही आंकलन ये लग रहा है? कोई आश्चर्य नहीं है कि इनका आकलन सही हो, लेकिन कोई इस बात पर भी ताजुब नहीं होना चाहिए कि पूरी की पूरी भाजपा जीत जाए। एक सहयोग को उन्होंने अपनी सीट दी है लोकदल को जी, लेकिन योगी सरकार ने काम तो किया ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और खासतौर पर उनका जो बुलडोजर वाला प्रयोग रहा है उसकी ध्वनि बहुत नीचे तक गई है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया हालांकि, लेकिन उसको लेकर के हिंदुत्व का एजेंडा इनका काफी मजबूत हुआ है। और ये बात उनकी लोकप्रियता पर भी काफी प्रभावित किया है उसने। हम लोग जिन लोगों जहाँ गए, जिन क्षेत्रों में, वहां पर भाजपा ही आगे दिख रही है। कुछ 1-2 जगह करहल हुआ और वेस्ट यूपी में जी समाजवादी पार्टी जरूर दिखे, लेकिन बसपा कहीं मैदान में नहीं दिखाई पड़ रही है। तो बसपा जो अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में है, लेकिन उसे जमीन मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है अभी फिलहाल। बसपा कहीं नहीं दिख रही है। ये 9 सीटों की विशेषता है। हालांकि अखिलेश यादव ये कहते हुए भी इलेक्शन कमीशन को नजर आए कि बुर्का उठा के चेकिंग नहीं होनी चाहिए जी, तो काफी आक्रामक और गुस्सा भी नजर आया। तो क्या चुनाव के नतीजे का कुछ अंदेशा लग रहा था जो अखिलेश यादव का गुस्सा दिखा रहे थे? जाहिर सी बात है कि इसके पीछे अखिलेश यादव का एक रोष तो था ही। उनको आशंका थी कि ऐसा करके उनके मतदाताओं को डराएंगे, धमकाएंगे। और कुछ हद तक ही दिखाई भी पड़ा ना कि आज जो वीडियो वायरल हुए
उसमें पुलिस बहुत आक्रामक, एक तो चैनल के रिपोर्टर को ही दौड़ा लिया गया जी जी, इन्हीं ठीक है इलाकों में। जी। हेमंत जी, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई थी, बड़ा स्टेट, काफी सीटें, और भाजपा के लिए भी वहां पर अपनी जीत सुनिश्चित करना बहुत इम्पोर्टेंट। आप किस तरह से देख रहे हैं जो संकेत मिल रहे हैं, और जो आपने भी बोला, जो एग्जिट पोल भी संकेत दे रहा है, ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, या उद्धव ठाकरे या फिर कांग्रेस, ये सब पिछड़ती हुई नजर आई हैं, या फिर अब उनकी राजनीति क्या आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे की? देखिए, जब से उद्धव जी शरद पवार के साथ जुड़ गए हैं, मैं हमेशा जो शरद पवार जी के बारे में एक उदाहरण देता हूं कि शरद पवार जो बाकी के जादूगर होते हैं, वो शेर को बिल्ली बना देते हैं और बाद में बिल्ली को शेर भी बना देते हैं। लेकिन शरद पवार ऐसे जादूगर है जो शेर को बिल्ली बना देते हैं, लेकिन बाद में बिल्ली को शेर कैसा बनाना चाहिए वो उनको मालूम नहीं है। और वही सेम उद्धव जी के बारे में हुआ कि एक जमाने का ये जो शेर है, इसको उन्होंने बिल्ली बना दिया, और जिसको शरद पवार बिल्ली बना देते हैं, जिसके कंधे पे हाथ रख देते हैं, समझ लीजिए कि उसका पॉलिटिकल खात्मा हो चुका है। ये उद्धव जी, मुझे मालूम है कि उद्धव जी का एक जमाना ऐसा था कि वो हमारे कोंकण एरिया में सबसे आगे रहते थे, सबसे ज्यादा हीरो थे, लेकिन उनकी जगह आज कोंकण में एकनाथ शिंदे ने ले लिया है। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि कोंकण के जो लोग हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। उनका हर रिलेटिव मुंबई में रहता है और उनके ध्यान में आता है कि कौन हमारा है और डेवलपमेंट के लिए कौन अच्छा काम करता है। और शरद पवार को यही चाहिए था। शरद पवार को महाआघाड़ी, उनकी महाआघाड़ी सत्ता में आना, खैर उसके लिए तो वो झगड़ रहे थे, लेकिन उसी साथ उनको उद्धव ठाकरे को पॉलिटिकली खत्म करना उनका एक ध्येय था, और वो पूरा हो चुका है। उद्धव ठाकरे और मुस्लिम ऐसा गणित बना दिया शरद पवार ने, ऐसा उसका कैंपेनिंग किया कि उनका पूरा इमेज इतना टार्निश हो गया, जो पूरा हिंदुत्व वाला चल रहा था, पूरा इमेज खत्म कर दिया कि उद्धव इज वेरी वेरी क्लोज टू मुस्लिम्स, और वहीं सब कुछ खत्म हुआ। तो वो हार्डकोर जो इमेज थी उसको डेंट लगा, एंड वहीं से वोट बैंक जो है वो शिफ्ट हो गया। हाँ, यानी इतना कि शिवसेना भवन में कभी भी मुस्लिम नहीं जाते थे, लेकिन वहां मुस्लिम कार्यकर्ताओं की भीड़ बताया, और वो सोशल मीडिया पे इतना हमारे यहाँ आया कि सबके नजर से उद्धव ठाकरे अनफॉर्चुनेटली नजर से गिर गए हैं। और दूसरी बात, मैंने देखा कि एकनाथ शिंदे और ये देवेंद्र फडणवीस दोनों का लाइक अ सुपरस्टार हर जगह स्वागत हो रहा था। ऐसा किसी भी लीडर का स्वागत नहीं हुआ। ये दोनों का जहां जहां वो जाते थे तो भीड़ उनको लाइक का हीरो करके देखने को आती थी, सुनने को आती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि जो बड़ी गलती आरएसएस और बीजेपी ने हमारे महाराष्ट्र में लोकसभा निवडणूक के दरमियान, इलेक्शन के दरमियान जो किया था, वो गलती को उन्होंने तुरंत सुधारा। उनके ध्यान में आया, वो नाराज थे। जो आरएसएस और बीजेपी के जो हार्डकोर कार्यकर्ता हैं वो नाराज थे, क्योंकि बाहर के लोग आने की वजह से, विशेषतः अजित पवार गुट आने के वजह से उनके इमेज को, और वो बड़े दुखी हुए थे, तो उन्होंने उतना इंटरेस्ट लोकसभा में नहीं लिया था। और ये गलती जब देवेंद्र फडणवीस या बीजेपी आरएसएस के जो मान्यवर है उनके ध्यान में आई, और मोहन भागवत जी के साथ उनका लगातार पिछले 2 महीने से मीटिंग हो रहा था, और बाद में मैं हर जगह जहां जहां गया मैंने देखा कि ये आरएसएस और जो बीजेपी के हार्डकोर कार्यकर्ता हैं वो सभी के सभी बड़े काम में लगे थे। 24 घंटे वो, जैसे हम देखते हैं कि कभी एक और चीज जो अभी बिल्कुल लास्ट में देखने को मिली वो ये थी कि धर्म राजनीति और कुछ गुरुओं का भी जो है
खुल के ये बोलना, वोट जिहाद की बात भी होने लगी थी महाराष्ट्र के चुनाव में, क्या उसका भी असर कहीं कहीं दिखा? और फिर एक जी हेमंत जी। हाँ नहीं, ये तो फैक्ट है कि सेंटिमेंट्स एक्चुअली ये रिस्की था कि केवल हिंदुत्व के भूमिका पे ये रिस्क ज्यादा अजित पवार के राष्ट्रवादी को लग रहा था कि आप लोग जो केवल हिंदुत्व के मुद्दे पे ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो ये थोड़ा रिस्की लगता है। लेकिन एकनाथ शिंदे और विशेषतः भारतीय जनता पक्ष ने वो जो उनका जो डिसाइड हुआ था वो भूमिका में बदल लाया नहीं। उन्होंने हिंदुत्व की भूमिका लिया और एक और ज्यादा काम उन्होंने अच्छा किया कि बौद्ध धर्मीय जो है हमारे महाराष्ट्र के, वो इलेक्शन जिताने में उनका बहुत बड़ा मायना होता है। और आरएसएस, बीजेपी और जो बौद्ध धर्म के प्रकाश अंबेडकर, रामदास आठवले जैसे जो मान्यवर नेता है और बहुत सारे मान्यवर नेता है, और विशेषतः बौद्ध धर्म के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स और कर्मचारी है, उन सभी ने युति के लिए काम करने को उनके बौद्ध मतदारों को बोला। और तो बहुत ही माइक्रो लेवल पर भाजपा की जो चुनावी रणनीति है वो रही। फिलहाल भाजपा की चुनावी रणनीति इतने माइक्रो लेवल पर, वो पहले भी हमेशा उसकी चर्चा मीडिया में होती रही और दूसरी पार्टियां कहीं ना कहीं इसी रणनीति से पिछड़ती हुई भी रही हैं। दंगल में बात कर रहे हैं चुनाव की, आपका वोट आपका फैसला। वोट लोग दे चुके हैं, फैसला भी यकीनन सुना चुके हैं, लेकिन उस फैसले से पर्दा तो 23 तारीख को ही उठेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल संकेत कर रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खास मेहमान के साथ। सुरेंद्र पाल जी, क्या आप हैं हमारे साथ? आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, सुरेंद्र पाल जी से दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे पंजाब को लेकर। सुदर्शन चक्रधर, वरिष्ठ पत्रकार महाराष्ट्र से, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदर्शन जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सुदर्शन जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे सुदर्शन जी? उनसे भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं। राजू मिश्र हैं यूपी से। राजू मिश्र जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो। चलिए, दोबारा सबसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर आज मतदान हुआ है, जिसका रिजल्ट 23 तारीख को आना है। महाराष्ट्र बड़ा स्टेट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। हरियाणा के बाद भाजपा के लिए महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट और पूरी ताकत जरूर सभी पार्टियों ने झोंकी है। सुरेंद्र पाल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, सुरेंद्र पाल जी, हालांकि आपने बोला कि चारों सीटों पर काफी कांटे की टक्कर है, लेकिन 2 सीटें कांग्रेस का कहीं ना कहीं अपर हैंड, और जो 2 सीटें हैं वहां आम आदमी पार्टी का अपर हैंड दिखाई देता है। हालांकि आपने ये भी बताया कि आमतौर पर उपचुनाव कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पक्ष है, सरकार, उसकी तरफ ही जाते रहे हैं। इस तरह से पंजाब में होता रहा है। ये जो चुनाव हैं, ये कितने अहम इन 4 सीटों पर आप देख रहे हैं? क्या ये आगे की जो राजनीति है पंजाब की, उसको तय करेंगे इसके रिजल्ट? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है मैम, क्योंकि जो चुनाव हैं पंजाब के वो 2 साल बाद लगभग पूरे होने रह जाएंगे। 2 साल बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने तय है कि 2027 में सरकार का 5 साल का आम आदमी पार्टी का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। निश्चित तौर पे 1 साल जो है आखिरी साल, वो तो इस तरह का गिना जाता है कि पार्टियां तैयारी शुरू कर देती हैं, तमाम काम शुरू हो जाते हैं, वोटों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सरकार के पास 1 साल बचा है, तो ऐसे में जो अब चुनाव नतीजे आएंगे, इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी हाल ही में होने वाले निगम चुनावों पे भी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी डिसीजन आया है कि पंजाब के जो निगम चुनाव हैं उनको 10 हफ्ते के भीतर करवाया जाए। आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी वो करवाया नहीं जा रहा था, उसको लंबित किया जा रहा था। कुछ कानूनी मसले थे, कुछ उलझन हुई थी। और शहर जो पंजाब के प्रमुख शहर हैं, जैसे अमृतसर हॉली सिटी है, पटियाला है, जलंधर है, और ऐसे नगर निगम चुनाव जब होने हैं उसके ऊपर भी इसका पूरा असर होगा।
और नगर निगम चुनावों का असर जो है वो 4-5 महीने अगले चलेगा, यानी जुलाई अगस्त तक ये आराम से अगले साल इसका प्रभाव चलेगा जी। उसके बाद आखिरी साल शुरू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो आखिरी साल है वो एक्साइज आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से उनके वर्करों में, कैडर में बड़ा उत्साह आएगा। लिहाजा आपको एक बात बताता हूँ, अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी महज 32 सीटों विधानसभा क्षेत्रों में आगे रही है। जिसने 2022 में 92 सीटें जीत के अपना परचम लहराया था सूबे में, वो 32 सीटों पे लोकसभा चुनावों में खिसक गई है। तो निश्चित तौर पे 60 सीटों का उनको नुकसान हुआ है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कैडर भी मायूस है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर भी चल रही है, क्योंकि कई मसले ऐसे हैं जिनमें आम आदमी पार्टी जो है पूरा स्टैंड नहीं ले पा रही। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो भी कहीं ज्यादा नहीं दिखाई दे रहा, अकाली दल भी उतना संगठित नहीं है और कांग्रेस की इनफाइटिंग उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सुरेंद्र जी, नहीं, आपकी बात से सहमत हूं मैम, इस बात से कोई, लेकिन बात यह है कि पंजाब अकाली दल पे आ चुका, अकाली दल महज 6-7% वोट पे आ गया, एक लोकसभा सीट उनके पास बची है, 2 विधायक बचे हैं। तो ऐसे में अकाली दल तो अब जमीन के ऊपर है बिल्कुल, और अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को श्री काल तख्त साहब से जी तनख्वाह, उनको तनख्वाह और सजा लगनी है, सजा धार्मिक होगी, राजनीतिक होगी। अकाल आपसी फूट पड़ी हुई है, विद्रोह चल रहा है बहुत, अकाल तख्त साहब से भी आपके सामने मिर्जा सिंह वल्टोहा का टकराव चला, मिर्जा सिंह ये पार्टी छोड़ पड़ी। ये तमाम चीजें अकाली दल के लिए आगे बहुत भविष्य में खतरे की घंटी है, क्योंकि पंजाब एक पंथक स्टेट है, यहाँ पे काफी सीटें जो है पंथ की बहुत बड़ा रोल तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो किसी भी पार्टी के लिए आसान राह नजर नहीं आ रही है। आसान नहीं है। जो लोकसभा भी चुनाव हुए हैं मैम, उसमें आम आदमी पार्टी 26% पे गई है, कांग्रेस 0.8% पे गई है, और जो भाजपा है वो 18% पे है, अकाली दल 13% पे है, क्योंकि उसमें एक सांसद जीतने की वजह से उनका वोट बैंक 6 से 13 गिना जाता है, अदरवाइज स्टेट में सारा 6% है। तो ऐसे में बड़ा दिक्कत है कि अकाली, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपर हैंड है। लोकसभा चुनावों में एक बात और खास है, लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट पड़ता है, कंसोलिडेट हुआ है हिंदू वोट, और उसका वोट परसेंटेज जो अर्बन सेक्टर में काफी, और विधानसभा में फैक्टर्स बिल्कुल बदल जाते हैं, काम नहीं करता है विधानसभा में, लोकल मुद्दे काम करते हैं। पंजाब वाटर है, यहाँ का ड्रग्स का इशू है, पानी का इशू है, पेस्टिसाइड्स के इशू है, फार्मर्स के इशू है, तमाम तरह के इश्यूज हैं जो हमारे केंद्र सरकार के साथ कई बार टकराव वाले इश्यूज भी होते हैं। अभी किसान बैठे हुए, ये कितने कर पाती है जनता पार्टी, ग्रामीण सेक्टर तक भारतीय जनता पार्टी अभी अपनी पूरी तरह से पहुंच नहीं कर पा रही है। लिहाजा इस आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अभी सूबे में है, और ये आगे 2-2 जीत जाते हैं विधायक, तो निश्चित तौर पे दोनों पार्टियों के कैडर में उत्साह बढ़ेगा, और यही आगे उत्साह जो है अगले विधानसभा चुनाव तक खींच के ले जाए। बिल्कुल, और फिर दारोमदार पार्टी नेताओं पर है कि वो किस तरह से आगे अपनी पार्टी और वर्कर्स को लेकर जाते हैं। शशि भूषण जी, झारखंड में क्योंकि ये चुनाव अब हेमंत सोरेन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी सत्ता को किस तरह से कायम रखें, लेकिन भाजपा ने भी अपना पूरा जोर लगाया है झारखंड में। देखिए, सही कहा आपने, भाजपा और हेमंत सोरेन दोनों के लिए एक तरह से प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भाजपा ने पहली बार इस तरीके से चुनाव से पहले उन्होंने अपने जितने भी बड़े रणनीतिकार थे, शिवराज सिंह चौहान से लेकर आप देखेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, पिछले लोकसभा चुनाव में से लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से जब से चुनाव सह प्रभारी बने हैं, वहां पर वो ग्राउंड स्तर पर काम कर रहे हैं। तो भाजपा ने अपने तरीके से रणनीति बनाई, मुद्दा उन्होंने एजेंडा सेट किया, जैसा हमने कहा था कि डेमोग्राफी चेंज की। लेकिन झारखंड का आप इतिहास को देखेंगे कि यहाँ पर कभी भी कोई भी 5 साल तक लगातार मुख्यमंत्री तक नहीं रहा। पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास रहे हैं जो बीजेपी का, जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। 24 साल का स्टेट है, 24 साल में 12 से 13 मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर रहे हुए हैं, और कभी भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अभी पिछले बार 2019 में केवल जो गठबंधन है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और हेमंत सोरेन की सरकार, इनको स्पष्ट बहुमत मिला, नहीं तो अभी तक जितनी भी सरकारें बनी हैं वो बहुमत के मामले में काफी जो है वो पीछे रही हैं और जोड़ तोड़ करके सरकारें चली हैं, जिसे इसीलिए जो है इतने सारे मुख्यमंत्री रहे हैं। शशि जी, हेमंत सोरेन का जेल जाना, वो सारा प्रकरण, उसका कितना असर इन चुनाव में आपको नजर आया वहां पे?
देखिए एक जरूर ये मुद्दा रहा कि हेमंत सोरेन के जेल जाना क्या बीजेपी की बड़ी गलती रही, उनको जेल भेजना, ये चर्चा का विषय रहा। और उसी समय वो जेल गए थे जब लोकसभा चुनाव हुआ। और आप देखेंगे 2014 और 2019 में लगातार बीजेपी यहाँ 14 में से लोकसभा सीटों में से 12 सीटें जीतती रही। लेकिन ये पहली बार हुआ कि 2024 में 5 सीटें महागठबंधन जीती, जो खासकर आरक्षित सीटें थी, जो ट्राइबल सीटें थी, वहां पर बीजेपी ने एक सीटें भी नहीं जीती हैं। और ऐसे स्टेट में आप देखेंगे 28 ऐसे सीटें हैं जो आरक्षित हैं, जो एसटी के लिए, जो ट्राइबल हैं उनके लिए जो है आरक्षित हैं। अब बिना इनके जीते हुए आरक्षित सीटों पर जब तक बीजेपी इसमें सेंध नहीं लगाती है, तब तक जो है उनके लिए सरकार बनाना यहाँ किसी के लिए भी मुश्किल रहा। और इसीलिए बीजेपी ने इस बार अपने तमाम बड़े जो नेता हैं उनको, जो लोकसभा चुनाव लड़े थे उनको भी इस बार उतारा है। आप देखिए कि जेएमएम से उन्होंने चंपई सोरेन को लाया है कि ताकि संथाल, जो यहाँ सबसे आदिवासी की बड़ी कम्युनिटी है, उसमें जाकर सेंध लगा पाए। आप हेमंत सोरेन भी संथाल कम्युनिटी से आते हैं, इस चंपई सोरेन जो है उनके बाद दूसरे सबसे बड़े लीडर थे, तो उनको बीजेपी के पाले में वो हैं। और उससे उम्मीद उनको बड़ी है कि जो है इस बार जो है आदिवासी वोट उनके पास आएंगे और कुछ जो आरक्षित सीटें बीजेपी के खाते में आई। आप देखिए गीता कोड़ा, जो कांग्रेस से उन्होंने लोकसभा के समय ज्वाइन किया था, सांसद के उन्हें टिकट मिला था, मधु कोड़ा की वो पत्नी है, वो लोकसभा नहीं जीत पाई, फिर उन्हें विधायक में उतारा गया, विधानसभा चुनाव में उन्हें उतारा गया है कि वो अपनी कम से कम सीट जो है वो जीत पाए। उसी तरह हेमंत सोरेन की जो भाभी हैं आपके सीता सोरेन, वो भी इस बार लोकसभा में बीजेपी उन्हें जेएमएम के पाले से अपने खाते में लाई थी, वो भी लोकसभा में नहीं जीत पाई थी। क्या कोई सिंपैथी वोट भी हेमंत सोरेन की तरफ जाते हुए आपको दिखे? वो तो लोकसभा में ही कहा गया कि भाई जब वो जेल के अंदर थे और जिस तरीके से कल्पना सोरेन ने, उनकी जो पत्नी है, बागडोर संभाला था और 5 सीटें जो है इंडिया गठबंधन को मिला, तो उसको उसी तरीके से जोड़कर देखा जा रहा था कि ये बीजेपी की कहीं ना कहीं रणनीति की बहुत बड़ी गलती है। लेकिन उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि आसान किसी के लिए भी नहीं है, काफी कांटे की टक्कर आप झारखंड में देख रहे हैं? कांटे की यहाँ पर टक्कर रहेगी, एग्जिट पोल जो भी हो, लेकिन परिणाम जो है एक तरीके के झारखंड के लोग जो हैं, खासकर जो झारखंड की आदिवासी कम्युनिटी है, लोग हैं, ये बोलते बहुत कम है, वोकल बहुत कम होते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लेकिन जो इनका जो अपना ये मन बना लेते हैं, जिस तरीके से काफी संवेदनशील होते हैं, जो तय कर लेते हैं वही जाकर वो वोट डालते हैं। इससे अंदाजा लगाना एग्जिट पोल के आधार पर या ओपिनियन पोल के आधार पर कि ये किसके पाले में जाएंगे काफी मुश्किल है। इसलिए कि ये सारी बातें गुंजी हुई हैं और ये हमेशा ये चर्चा का विषय रहा है कि हेमंत सोरेन के जेल भेजकर बीजेपी ने एक तरीके से आदिवासी जो वोट हैं वो उनको उन्होंने यूनाइट कर दिया है और वो लोकसभा में देखने को मिला है। और इसीलिए उनको इतना सारा प्रयोग करना पड़ा है कि चंपई सोरेन को लाना पड़ा, सीता सोरेन को लाना पड़ा, मधु कोड़ा जिसको भ्रष्टाचारी बता रही थी, वो पति पत्नी को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराना पड़ा। तो आप इस तरीके से सारे प्रयोग बीजेपी को करना पड़ा कि उनके हिस्से में कुछ भी 28 में से जो भी सीटें आरक्षित खासकर सीटें हैं, आदिवासी बहुल सीटें, उनमें वो सेंध लगा पाए। और उसमें कितना सफल होंगे वो तो 23 तारीख को होगा। लेकिन अभी एग्जिट पोल जिस तरीके से उस पर हम लोग चर्चा आज कर रहे हैं, लेकिन किसके पाले में जाएगा वो रिजल्ट आपको 23 नवंबर को ही फाइनल हो पाएगा। बिल्कुल, पहले भी कई ऐसे एग्जिट पोल्स हैं जो सही नहीं हुए और इस बार मुझे लग रहा है कि एग्जिट पोल की एजेंसीज भी बहुत ध्यान से ही उन्होंने नंबर्स दिए हैं, क्योंकि मार्जिन जिस तरह से अगर हम महाराष्ट्र का भी देखें 122 से 186 के बीच का जो फासला है वो अपने आप में कहीं बीच में एडजस्ट कैसे होगा, ये एक बड़ी बात है। इसको बेहतर हम समझेंगे हेमंत जी से। लेकिन एक बार राजू मिश्र के पास चलते हैं। राजू जी, तो अगर इन 9 सीटों पर अगर भाजपा अपनी बाजी मार लेती है तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को कितना नुकसान होते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि पूरा जोर उन्होंने भी लगाया है अपना दमखम। राजू जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद राजू मिश्र से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। हेमंत जी के पास चलेंगे, महाराष्ट्र क्योंकि बड़ा चुनाव। हेमंत जी, आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि महाराष्ट्र पर सबकी निगाहें टिकी हैं, आपको लगता है कि महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वो राष्ट्र की जो राजनीति है उसको अब तय करेंगे? अगर बीजेपी वहां पे सरकार बना लेती है तो बीजेपी की पोजीशन हरियाणा के बाद, जो कि ऑलरेडी कार्यकर्ता काफी जोश में रहे हैं, वो कंसोलिडेट होते हुए आप देख रहे हैं? हेमंत जी। नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2 महीने पहले जो मैंने बोला था उसी पे मैं आज भी एकदम कायम हूं।
2 महीने पहले ही जो देवेंद्र फडणवीस जी है, उनका एक हमेशा का हमारे यहाँ सेंटेंस है कि मैं फिर से आऊंगा। हमारे मराठी में बोलते हैं कि मैं पुन्हा येईन। तो उन्होंने 2 महीने पहले ही जो उनके श्रेष्ठी है मोदी जी, शाह साहब, उनसे सबसे बात करके ये बोला था कि मैं ये गवर्नमेंट लेके आऊंगा, लेकिन मुझे कुछ दिनों के लिए फिर से चीफ मिनिस्टर बनना है। हाँ। मुझे फिर से एज ए चीफ मिनिस्टर आना है, और ये पक्का है कि यहाँ महायुति गवर्नमेंट बनाएंगी। मैं कोई महायुति के फेवर में नहीं हूँ, हम सब पत्रकार हैं, हमारे लिए तो कोई फर्क, वी आर लाइक जी। बार्बर, हमको तो सबके बाल काटने हैं। तो लेकिन जो दिखता है वो तो मुझे आपको बताना है, और उसी में मैं बोल रहा हूँ कि ये महायुति का सरकार यहाँ आना तय है, और महायुति के ये टाइम चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस वही रहेंगे। और उन्होंने उस बारे में एकनाथ जी को भी समझाया है कि हो सकता है, मेरे ख्याल से पहले 2.5 साल एज ए चीफ मिनिस्टर फडणवीस रहेंगे, और उसके बाद वो केंद्र में चले जाएंगे। और इसलिए उन्होंने मिस्टर शिंदे को मनाया है कि मुझे 2.5 साल एज ए चीफ मिनिस्टर काम करने दो। तो आपका ये मानना है कि ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ऑलरेडी हो चुकी है। इसलिए देखिए कि एकनाथ शिंदे जी ने कुछ भी उस पे ऑब्जेक्शन लिया नहीं, और उसके बावजूद एक और इम्पोर्टेंट बात बोलता हूं कि ये इलेक्शंस के ये जो इलेक्शंस हुए हैं और अभी रिजल्ट्स के बाद ये जो नया गवर्नमेंट आएगा, उसके कुछ ही दिनों के बाद एकनाथ जी के जो लड़के हैं, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जो एमपी है, वो केंद्र में मंत्री बनेंगे। ओके, राइट। तो हेमंत जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीति क्या समीकरण उसके बन रहे हैं। फिलहाल बेहद शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात रखने के लिए, हमें बताने के लिए कि अलग अलग स्टेट्स में जहां पर आज मतदान हुआ है, बात महाराष्ट्र की हो, बड़ा स्टेट जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं, और भाजपा हरियाणा के बाद भाजपा के लिए वहां पर अपनी सरकार बनाना एक बड़ा बूस्टर डेफिनेटली होगा, और भाजपा की पोजीशन को सेंटर में कंसोलिडेट भी करेगा। यूपी की बात करें, जहां 9 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और आज मतदान हुआ है, वहां पर भी जिस तरह से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बताया कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर 9 की 9 सीटें भाजपा के पाले में चली जाएं, लेकिन फिर भी कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है। पंजाब में भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। फिलहाल मतदान हो चुका है, नतीजे तो 23 तारीख को आने हैं, यानी कि जनता अपना वोट दे चुकी है। फैसले का अब इंतजार है। लेते हैं आपसे इजाजत, नमस्कार।